गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज और चतुर्भुज। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए, अगर आपने नहीं देखा तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि रीट में इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। चतुर्भुज में पिछले रीट में भी एक क्वेश्चन आया था और 2012 में तो चतुर्भुज में 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हम साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे और इनके बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। और अगर आपका बेस मजबूत है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन तय है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुभुज। पहले तो बात करेंगे बहुभुज होता क्या है। बहुभुज बहुत सारी भुजाएं, बोले तो वह आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं, बहुत और भुजाएं। अब बहुत सारी कितनी भुजाएं, बहुत सारी तो बहुत सारी होंगी, तो उसमें अब क्लियर करते हैं। देखो, कोई भी ज्यामिति बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है। बंद ज्यामिति बनाने के लिए देखो इसमें बंद नहीं हुई, तो कम से कम कितनी ज्यामितियों की आवश्यकता होगी, 3। कोई भी बंद ज्यामिति बनाने के लिए हमें 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। तो अब डेफिनेशन यही बन जाती है, 3 या 3 से अधिक भुजाएं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं की बंद आकृति। ये वर्ड जरूर आना चाहिए। अगर ये वर्ड नहीं आया तो अपनी डेफिनेशन क्या है, गलत है। ये वर्ड जरूर आना चाहिए। जब तक बंद आकृति नहीं होगी वो बहुभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त कुछ भी नहीं बनेगी वो आकृति। जब भी बंद होगी तभी वो आकृति बन पाएगी। तो 3 भुजाओं की बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, 3 या 3 से अधिक। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं इनके। नामकरण जो भी इनके भुजाएं हैं उसका संस्कृत में नाम बोलते हैं और आगे भुज जोड़ देते हैं। जैसे 3 भुजाएं तो 3 को क्या बोले, त्रिभुज। 4 भुजाएं, 4 क्या बोले, चतुर्भुज। 5 को क्या बोले, पंचभुज। 6 को षटभुज, 7 को सप्तभुज, अष्टभुज। इस तरीके से इनका नामकरण देते हैं। अब आते हैं बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। 2 प्रकार है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। नंबर 2 है अवतल बहुभुज। बहुभुज 2 प्रकार के हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो उत्तल बहुभुज है, जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी बेसिक बता रहा हूं कि प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यह इसका है, वह बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है वो क्या होगा, उत्तल बहुभुज होगा। और अवतल में क्या होगा, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो अवतल बहुभुज कहलाता है। आ गया क्लियर। कि इसमें तो क्या है कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है 180 से अधिक होना चाहिए तो अवतल होगा। देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं कि एक चतुर्भुज है ये। ध्यान से देखो, प्रत्येक कोण इसके कोई भी 180 से ज़्यादा नहीं है। अपन जैसे कोई ज्यामिति बनाए, एक अधिक इस तरीके से कोई चतुर्भुज बना रहे हैं अपन। इसमें ये कोण भी, कोई भी कोण 180 से ज़्यादा नहीं है। कितना ही बड़ी ज्यामिति हो, अष्टभुज बनाएं या षटभुज बनाएं, कुछ भी बनाएं, कोई भी कोण है जो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा नहीं है कोई भी कोण तो कैसा होगा, उत्तल बहुभुज होगा। और हम उत्तल ही पढ़ते हैं, अवतल को हम नहीं पढ़ते ना। हम अवतल का कोई डायग्राम लगाते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं। अब आते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। तो देखो कैसे, जैसे एक ये चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे देखो ये जो एक कोण है ये कितना हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया। और कोई ले ज्यामिति इस तरीके से ले सकते हैं। ये कोण है जो देखो 180 से ज़्यादा हो गया। इस तरीके से 2 भी हो सकते हैं, कोई लोड नहीं है, 2 भी हो सकते हैं 180 से ज़्यादा। पर एक भी हो तो कंडीशन फेल हो जाएगी, वो उत्तल नहीं रहेगा। अगर एक कोण भी अपने को 180 से ज़्यादा मिल गया तो कैसा हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब आते हैं बहुभुज की कुछ सिंपल सी चीज़ें। जो बहुभुज है वो 2 प्रकार का होता है, समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज, और दूसरा है विषम बाहु बहुभुज।
विषमबाहु बहुभुज, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, समबाहु बहुभुज कहलाएगा। और वह बहुभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं हैं, विषमबाहु बहुभुज कहलाएगा। तो अब समबाहु बहुभुज में कुछ चीज़ें होती हैं, उनको एक बार समझ लो। उससे पहले एक नई चीज़ बता देता हूँ। एक पंचभुज लेते हैं अपन, कोई भी ले सकते हैं ज्यामिति। चलो षटभुज ले लेते हैं। एक हमने षटभुज लिया, एक क्लोज कर देते हैं इसको। ये षटभुज लिया, इसमें कितने कोण हो गए? 6। ये सारे कोण उत्तल बहुभुज है। और ये सारी भुजा अगर ये बराबर है, सारी भुजा ये बराबर है, तो इसका क्या होगा? समबाहु बहुभुज नाम होगा इसका। और षटभुज इसलिए समबाहु षटभुज। ठीक है। अब आते हैं नंबर 1, जो प्रत्येक अंदर वाले कोण, जो प्रत्येक बहुभुज में अंदर वाले कोण उसे क्या कहते हैं? अंतःकोण। अंदर के कोण है उसे कह रहे हैं अंतःकोण। और जो बाहर बन रहे हैं, बाहर मतलब किसी भी एक भुजा को बढ़ा दो, जो बाहर बनता है उसे कहते हैं बाह्य कोण। बाहर वाले कोण को बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण। और इसको दूसरा नाम ले सकते हैं बहिष्य कोण, बहिष्य कोण। इसका ये भी नाम भी है, बाह्य कोण का ये नाम भी है बहिष्य कोण, मतलब बाहर बनने वाला कोण। तो किसी भी समबाहु बहुभुज में, ये कौन सी कंडीशन है? समबाहु बहुभुज में, किसी भी समबाहु बहुभुज में जो बाह्य कोण हैं उनका मान 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज है उसके जो बाह्य कोण है, बहिष्य कोण है, उन सबका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। नंबर दूसरी बात, फिर विषमबाहु में इसमें भी 360 ही होगा। बहुभुज समबाहु हो या विषमबाहु हो, बहिष्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। परंतु इसमें ध्यान दो, ये समबाहु है इसलिए इसमें क्या होता है कि सारे कोण बराबर होते हैं। अंतःकोण और बाह्य कोण समबाहु बहुभुज में बराबर होते हैं। सारे बाह्य कोण भी बराबर होंगे और सारे अंतःकोण भी बराबर होंगे। तो अपन अगर सारे बराबर हैं तो अपने को पता है कि भाई इसमें कितने कोण बन रहे हैं? 6। तो बाहर वाले कितने बन रहे? बाहर भी 6 बन रहे। तो इस तरीके से अपन आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुभुज अगर समबाहु बहुभुज दिया है तो उसमें आसानी से कोण का मान निकाल सकते हैं। बाह्य अगर भुजा दी है तो, अगर भुजा दी है तो हम कोण का मान निकालेंगे, कोण का मान दिया है तो भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं, तो उसका बहिष्य कोण ज्ञात कीजिए। एक समबाहु बहुभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है? 6, मतलब n का मान 6। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा बाह्य कोण बराबर टोटल कितने हैं? 360। कितनी भुजाएं हैं? 9। जितने कोण बनेंगे उतने, उसका बार लगा देंगे तो एक कोण का मान निकल के आ जाएगा। एक कोण का मान निकाल के आ जाएगा, जितने कोण, कितने कोण बने? n कोण बनेंगे। तो n क्या मतलब क्या? जितनी भुजा होंगे उतना ही कोण बनेंगे। तो n का बार n कितना है इसमें? देखो इधर देखो, 360 बटे 6, तो 6 से 6 का 36 बार कट गया, 6 छंगा 36, 60 डिग्री। तो उसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अपन अंतःकोण भी निकाल सकते हैं। अंतःकोण और बाह्य कोण, जैसे एक ज्यामिति लेते हैं ये वाली, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सा अंतःकोण और ये कौन सा है? बाह्य कोण। तो अंतःकोण और बाह्य कोण एक सरल रेखा में बनने वाले दो कोण, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर बाह्य कोण 60 डिग्री है तो 60 इसमें से घटाएंगे तो अंतःकोण कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इस तरीके से अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। n भुजाओं के समबाहु बहुभुज, समबाहु नंबर 1 n, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नंबर 1, n भुजाओं के बहुभुज के अंतः कोणों का
योग, अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, n-2 इंटू 180, ये हो जाएगा। जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या, जहाँ n का मान हम जितनी भुजाएं वो रख देंगे, जैसे 3 रख रहे हैं, 3 माइनस 2 कितना बचा, 1, 1 इंटू 180। तो त्रिभुज में कितना योग होता है अंतः कोणों का, 180। ऐसे अगर इसमें 2 रखा, 2 हो ही नहीं सकता, 4 रखा, 4 माइनस 2 कितना बचा, 2, 2 इंटू 180 बराबर आ गया 360। तो चतुर्भुज है, 4 भुजाओं का करते हो, उसके तीनों कोणों का, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इस तरीके से पंचभुज, षटभुज, सभी बहुभुजों का हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2, विकर्ण, n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की जो संख्या है वो हो जाएगी n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अगर इसमें 2 लघुत्तम ले लें तो ये जो बन के आएगा वो आ जाएगा n माइनस 3/2, n ब्रैकेट n माइनस 3/2। अब हम विकर्ण निकालेंगे। जैसे मान के चलो सिर्फ 3 भुजाएं, 3 माइनस 3 0, इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। 4 भुजाएं हैं, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, और यहाँ पे 4, 4/2 2। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण है, 2 विकर्ण है। पंचभुज, 5 माइनस 3 2, 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। विकर्ण कितने पंचभुज में, 5। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। षटभुज, 6 भुज में 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3, और 6 3 3 9 कितना आ गया, 9 होते हैं षटभुज में। इस तरीके से हम आसानी से इसके विकर्ण निकाल सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट नोट हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि n बहुभुज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन इसको घुमा के आया हुआ था। इसमें क्या आया था, n-2 इंटू 180, n/2 इंटू 180, 4n-2 इंटू 190, 90 आया था ओनली। अगर इसमें 90 करें तो फिर क्या आता है, 90 के टर्म में भी आता है n-4n-4 2n, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया ना, इंटू 90 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं इसको, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में ये भी फॉर्मूला भी लिखा आता है। बात वही है, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 90 इंटू 2 बराबर 180। अब एक समबाहु बहुभुज जिसका अंतः कोण 150 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या, भुजाओं की संख्या। क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ध्यान है जिसमें भुजाओं की संख्या से रिलेटेड हो, है? कौन सा है, बहिष्य कोण वाला। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण या बहिष्य कोण, बाह्य कोण, तो इसका जो अगर अंतः कोण दे रखा है तो बहिष्य कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। 180 में से घटा देते हैं, क्योंकि बाह्य कोण और बहिष्य कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में घटा दिया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। अब जो फॉर्मूला वो क्या है, तो ये वो है बाह्य कोण बराबर 360/n। हमें क्या चाहिए, n चाहिए। n को इधर ले आएंगे तो n बराबर 360 कोण, कौन सा बाह्य, तो बराबर 360 बाह्य कोण क्या आया था, 30, 3 से 3 गया, 12 3 36। तो कितना आ गया आंसर, 12 भुजा। उसमें कितनी भुजा है, 12 भुजा। आसान सा क्वेश्चन है, पर निकला किससे, बाह्य कोण से निकला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी उत्तल समबाहुभुज प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक अंतः कोण का माप 5π/6 है, तो यह इसकी भुजाएं की निकालनी है। कितना है, 5π/6, कितना है, 5π/6। क्वेश्चन आया हुआ है ये 5π/6। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर हम किस में बात करें, इसका कोणों में बात करें तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर वर्त वगैरह में बात करें तो पाई का मान होता है 22/7। तो अब आता है पाई का मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 5 ×
180/6, 6 × 18 तो 5 × 15 कितना डिग्री आ गया अपन 150 डिग्री। 150 डिग्री में घुमा के ये क्वेश्चन आ गया और कितना आंसर आया अपना 12 भुजाएं। कितना आ गया आंसर 12 भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चतुर्भुज के सभी कोण, एक चतुर्भुज के सभी कोण 1 2 3 4 में है तो इसका अधिकतम कोण कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। जो अनुपात दे रखा है चतुर्भुज के चारों कोणों का और इसका अधिकतम कोण पूछ रहा है कि अधिकतम कोण कितना होगा। अनुपात क्या है 1:2:3:4 ये दे रखा। तो अपन क्या करेंगे 1x 2x + 3x + 4x जोड़ लेंगे। कितने किसके बराबर होगा 360 क्योंकि n - 2 × 180 तो n बराबर 4 - 2 × 180 बराबर 360। 4 भुजाओं के लिए 360 होता है तो रखेंगे 1x और 2x 3x 3 और 3 6x और 4 10x 10x बराबर 360। x का मान कितना आ गया x बराबर 36 डिग्री। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा वो ये होगा 4 × 36 तो 4 × 36 बराबर 4 6 चौक 24 और 4 × 12 2 14 144 डिग्री का सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर वैश्य कोणों का योग कितना है। एक सम बहुभुज है या बहुभुज है कुछ भी दे रखा हो उसके वैश्य कोणों का योग पूछ रहा है n भुजाओं के तो हमेशा और हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज की ओर चलते हैं और चतुर्भुज क्या होता है उसको समझते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं 4 भुजाएं हैं। कोणों का योग अंतः कोणों का योग 360, बाह्य कोणों का योग भी 360, बाह्य कोणों का योग भी 360 और अंतः कोणों का योग भी 360। ये किसके लिए है ओनली समबाहु, ओनली समबाहु के लिए। बाकी अंतः कोण अगर और कोई सा है तो वो अलग अलग चेंज हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है 4 तो क्या होती है भुजा। चतुर मतलब 4 भुजाएं। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। समबाहु चतुर्भुज के अंतः कोणों का वैश्य कोणों का योग भी 360 डिग्री या वैश्य कोणों का योग भी कितना होगा 360 डिग्री। कौन सा समबाहु। अब आते हैं नेक्स्ट विकर्ण। विकर्ण कितने होंगे 2, विकर्ण 2। वही बहुभुज है इसको भी 2 भागों में बांटा है उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज को 3 भागों में बांटा है। तीनों को इधर देखो। नंबर 1 सम चतुर्भुज, नंबर 2 समांतर चतुर्भुज, नंबर 3 समलंब चतुर्भुज। अब इनके डेफिनेशन बता देता हूं आपको सिंपल। सम चतुर्भुज की 4 भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजा समान प्लस जो लंब हैं विकर्ण समलंब होते हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। जो विकर्ण है 90 डिग्री पर काटते हैं। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा सम्मुख भुजा समान होती हैं। सम्मुख भुजा समान, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं समान होती है। और लंब जो विकर्ण है समद्विभाजित करते हैं।
विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। जो सम्मुख भुजाएं समान होते हैं प्लस विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। और इसमें है समलंब चतुर्भुज में एकमात्र है एक रेखा युग्म समांतर होता है। इसमें दो रेखा युग्म समांतर होते हैं और इसमें भी दो रेखा युग्म समांतर होते हैं। चारों भुजा समान है, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, दो रेखा युग्म समांतर हैं। जब 90 डिग्री पे काटेंगे तो ऑलरेडी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समान होती हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं, प्लस विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं और दो रेखा युग्म इसके भी समांतर होते हैं। समलंब में एक ही का मात्र कंडीशन है, कोई भी एक रेखा युग्म या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कैसा होना चाहिए, एक, ओनली एक रेखा जो है वो क्या होना चाहिए, रेखा युग्म समांतर होता है। अब नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि जो समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है और समलंब में, इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है। इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि चारों भुजा समान है। तो अब आते हैं भाई इसकी क्या डेफिनेशन है, सम्मुख भुजा समान है तो चारों समान, सम्मुख भी समान होंगी, इसलिए समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है तो समलंब भी होगा, ये दोनों रेखा युग्म समांतर तो एक तो है ही है, तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज होता है। परंतु समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज, जो समांतर चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज है वो कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। परंतु समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो यह पॉसिबल नहीं भी है और हो भी सकता है। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं होता है। अब आते हैं इनके क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप तो क्या होगा भाई, जो चारों बाहरी चारों भुजाएं उनको जोड़ देंगे तो नॉर्मल परिमाप आ जाएगा। अब आते हैं इनके क्षेत्रफल। नंबर 1 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसको हम अगर विकर्णों की जो है डायमेंशनल बोलते हैं, जो क्या है D1 इंटू D2, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 अगर ऊंचाई और विकर्ण दिया है तो 1/2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू D। एक समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, इसके ये विकर्ण है, इसकी ऊंचाई ये दी है अपने को L1 और ये दी है अपने को L2, ये ऊंचाई दी है और जो विकर्ण है ये टोटल है D। अब ये कैसे निकला इसको एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। जो ये हैं जो समांतर चतुर्भुज है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो एक जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है इसका D और ऊंचाई क्या है L1 प्लस दूसरे का क्या होगा 1/2 D इंटू L2। इन दोनों में कॉमन आ गया 1/D, 1/2 D कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे L1 बचा और यहाँ पे L2 बचा। इस तरीके से ये निकल के आता है। अब एक और फॉर्मूला है इसी का, दूसरा है आधार इंटू ऊंचाई। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है तो डायरेक्ट भी लगा देंगे अपन, आधार इंटू ऊंचाई।
दो फॉर्मूले इसमें, आधार इंटू ऊंचाई। अब आते हैं तीसरा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर, जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। सारे फॉर्मूलों को एक बार क्लियर कर देता हूं कैसे कैसे होंगे। नंबर 1, ये देखो एक समचतुर्भुज है जिसका ये विकर्ण दिया है, इसको D1 बोलेंगे, इसको D2 बोलेंगे, ठीक है। तो इसका और इसका गुणनफल का आधा तो हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार और ऊंचाई ये अगर दी हुई है, ये दोनों चीज़ हमें दी हुई है, तो आधार इंटू ऊंचाई करके गुणा कर देंगे, और ये अभी मैंने बता दिया था। अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसे इस तरीके से है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसकी जो ये समांतर, ये भुजा और ये समान, ये ए है और ये बी है, तो दोनों भुजाएं समांतर, ए प्लस बी दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई, हाइट, तो ए प्लस बी इंटू एच, इस तरीके से ये वाला लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में पढ़ते हैं और चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आया था रेट में, इसी में आया था, एक बार इसको मिटा के करता हूँ क्लियर। भाई क्वेश्चन ये था कि किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए आवश्यक कितने अवयव आवश्यक हैं? किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए, रचना करने के लिए कितने अवयवों की आवश्यकता है? तो आंसर है 5। आंसर क्या है? 5। या तो देखो क्या क्या दिया, या चारों भुजा, 4 भुजा प्लस विकर्ण, 4 भुजा और विकर्ण दे रखा हो तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं। नंबर 2, 3 भुजा प्लस 2 विकर्ण, 3 भुजा दे रखी हो और 2 विकर्ण दे रखे हो तो भी अपन आसानी से बना सकते हैं। नंबर 3, 2 भुजा, 3 भुजा और 2 कोण, 3 भुजा प्लस 2 कोण दे रखे हो तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। नंबर 4, 2 भुजा 3 कोण, 2 भुजा 3 कोण, ये भी दे रखे हो तो भी हम आसानी से उसको रचना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कितने अवयव की आवश्यकता है, तो कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता, ज़्यादा दे तो उसकी मर्जी, बाकी कम से कम कितने देने चाहिए? 5। ये क्वेश्चन आया था रेट 2015 वाली में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कई एग्जामों में आया है इसी टाइप का। इसमें तीनों चारों टाइप आपकी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेमी है। कैसा है? समचतुर्भुज है का परिमाप है, क्या दे रखा है? परिमाप 52 सेमी दे रखा है। क्वेश्चन ये है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेमी है तथा उसका एक विकर्ण 10 सेमी है। एक विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है? और एक विकर्ण दे रखा है 10 सेमी। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक जो डायमीटर इसका विकर्ण है वो दे रखा है 10 सेमी, तो दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो अब करेंगे इसको सोल्व। देखो परिमाप जो दे रखा है कितना दे रखा है? 52 सेमी, ठीक है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी? 52/4। तो भुजा कितनी आ गई? 52/4 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये इसका चित्र बना रहा हूं इधर। ये कितने डिग्री पे काटेगा? 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज की कंडीशन है कि प्रत्येक जो उसके विकर्ण है आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। ये कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, इसका नाम देते हैं A B C D O। AD कितनी है?
13 सेमी अभी निकाली थी हमने। ये एक विकर्ण दे रखा है, ये कितना है 5 और ये भी 5, 10 सेमी है, तो ये भी 5, ये भी 5, आधा आधा विभाजित होता है। हमें क्या निकालना है, ए वो निकल के आ जाए तो इसका दुगुना कर देंगे तो इस विकर्ण का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा एडी, तो एडी क्या है इसका, इस भुजा इस वाले चतुर्भुज में एडी सबसे बड़ी भुजा, तो एडी, क्योंकि विकर्ण कौन सा होता है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कौन है एडी है, तो एडी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, ओ ए का निकालना है, ओ ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इस ओ डी को इधर लेके आए, माइनस का था कैसा हो गया, प्लस का था यहाँ पे माइनस का हो गया। ए डी का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर ए 169, ओ डी का कितना है 5, 5 25, कितना आ गया 144, कितना आ गया टोटल 12। ओ ए इधर लिख रहा हूँ, दोबारा ध्यान देखो, ओ ए का स्क्वायर बराबर 144, हमें सिर्फ ओ ए चाहिए तो ओ ए बराबर इसका रूट ले लिया 12। ठीक है, अब हमें ओ ए आ गया तो टोटल ओ सी कितना, ए सी कितना हो जाएगा, अतः ए सी बराबर 24 सेमी। ये क्या है ए सी D2, ए सी 24 सेमी आ गया तो हम आसानी से इसमें D2 का मान रख देंगे तो क्या जाएगा, देखो इधर देखो 1/2, D1 क्या है 10, दूसरा क्या आ गया 24, इसको काट दिया 12 दूना 24, कितना आ गया 120। यही क्या हमारा आंसर है, इसका क्षेत्रफल आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आंसर। कितना प्लेन क्वेश्चन था और कितना घुमा के क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम स्पीड से करेंगे तो इसमें मात्रा और मात्रा 2-3 मिनट, 2 मिनट अधिकतम लगाएंगे। इसको क्या है समझा कर रहे हैं। और अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले पहले आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है तथा दोनों भुजाओं के मध्य की ऊंचाई 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी आधार है। भुजाएं 5 सेमी व आधार 12 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं के मध्य ऊंचाई 8 सेमी है तथा दोनों भुजाओं की जो मध्य ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसका जो क्षेत्रफल हो कितना होगा। हमें इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब, आधार इंटू ऊंचाई दे दी है। समांतर चतुर्भुज है तो 12 × 8 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से इसका आंसर निकाल दिया, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए उसने तीसरी भुजा दे दी। हमें सिर्फ कितना चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए, एक तो उसका चाहिए आधार, एक चाहिए उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं 20 सेमी 35 सेमी, उनके बीच की दूरी 22 सेमी है। दो भुजाएं दे रखी हैं जिसको मैं ए बी लिख देता हूं। ए है 20 सेमी, ए 20 सेमी, बी 35 सेमी और हाइट दे रखी है वो क्या है 22 सेमी है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 किसका, ये समलंब का क्षेत्रफल है। समलंब 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू 20 और 35 कितने हो गए, 3 और 5, 3 और 2 5 इंटू एच कितना है 22, ये कट गया 11 बार, 11 दूना 22। तो 55 को 55 से किया 55 और 55, तो 5 0 5 और 1 605 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको देखते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है छोटा सा। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 46 सेमी तथा 30 मीटर, शेष 2 भुजाओं से प्रत्येक की लंबाई 17 मीटर। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले तो मैं देखो इसमें बना रहा हूं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 46 सेमी,
एक समलंब चतुर्भुज के जो भुजाएं हैं, मैं बना रहा हूं इधर ध्यान दो, एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी जो भुजाएं है, एक है 46 सेमी, दूसरी है 30 सेमी। एक 46 सेमी है, दूसरी 30 सेमी है, और इसकी जो दोनों भुजाओं से प्रत्येक की लंबाई 17 मीटर, जो बाकी दोनों भुजाएं बची हैं ये भी 17 मीटर है और ये भी 17 मीटर है। हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी, क्योंकि समलंब में क्या होता है फॉर्मूला, दोनों समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। तो समांतर भुजा तो ये रही, पर ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक क्या करेंगे हम, एक रचना करेंगे और एक 90 डिग्री पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ऐसे ही इधर भी डाल देंगे, ये डाल दिया। तो अब देखो ये टोटल 46 है, तो ये कितनी है, ये 30 है। अब इसमें 30 घटाई कितनी बची, 16। तो ये कितनी है, ये भी 8 बची और ये भी 8 बची, क्योंकि समांतर है, समांतर है तो इधर से बराबर रह गया, इधर से बराबर रह गया, तो ये भी 8 ये भी 8। तो अब ये 8 आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किसमें, इसका नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, त्रिभुज ए ई डी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए डी कितना, 17 का स्क्वायर, ए 8 8 64 का स्क्वायर, 64 ये आ गया। हमें किसका मान चाहिए, ई डी का, ई डी का स्क्वायर बराबर 17 कितना होगा 289, ये इधर आया कैसा हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया, ई डी स्क्वायर बराबर 225। तो ई डी बराबर आ गया, इसका रूट लेंगे तो कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब आते हैं नेक्स्ट, ये निकल के आ गई 15 भाई। अब ऊंचाई आ गई तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजा 46 और 30 कितना 6 और 4 3 7 इंटू 15, काट देंगे इसको 2 बार, 2 3 6, 2 अंटे 16, 38 इंटू 15 कितना आ गया 570 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका। अब लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार ऊंचाई का दुगना है, ऊंचाई का दुगना है तथा क्षेत्रफल है 72 वर्ग सेमी। तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। माना ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा 2x, आधार कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि वो इसका क्या है दुगना, जो चीज़ हमें मान पता नहीं होती उसको माना हम x मानते हैं गणित में, तो x और ये हो गया 2x। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो कितना आ गया 72, क्षेत्रफल 72 है, आधार x और ये 2x। हमें किसका मान चाहिए x का, तो 2 का क्या लगा देंगे भाग, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 का बार लगा दिया 36, तो x बराबर आ गया 6, इसका रूट निकाला 6। तो अब ये क्या आ गई ऊंचाई तो आ गई 6 और आधार उसका दुगना है, तो 6 इंटू 2 बराबर 12 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब आता है समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम चतुर्भुजों से मिलकर त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं दो जो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये मैंने बीच में बोला था, तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है वो समांतर चतुर्भुज के बराबर ही होता है, या दूसरी भाषा में बोले तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर का ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जुड़े रहिए, नमस्कार।